अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सेल मेम्ब्रेन पढ़े हैं। आज मैं आपको सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड तमाम तर चीज़ें, तमाम तर जो नॉलेज है वो शेयर करूँगा। आप अपने कापी पेंसिल लेके बैठ जाएं और नोट्स बनाएं। तो सेल मेम्ब्रेन को हम 3 से 4 और भी नाम देते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नाउन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, सेल सरफेस मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। तो ये 4 नाम और भी हैं जो हम सेल मेम्ब्रेन को देते हैं। इसके बाद आउटर मोस्ट बाउंड्री इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में चूंकि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती तो सिर्फ आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। इसके अलावा प्लांट्स, एल्गी, फंजाई, इनमें सेल वॉल आउटसाइड पे प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन से, तो वहां पे आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो सेल वॉल होती है। जब है एनिमल सेल में आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। इसके बाद ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुराद ये प्रोकैरियोटिक सेल में यानी प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोटिक सेल यानी यूकैरियोट्स में भी पाई जाती है। इसके बाद ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इससे पहले हमने सेल वॉल में पढ़ा था, सेल वॉल जो है ये फुली परमिएबल है, यानी इसमें वाटर मॉलिक्यूल और अदर मॉलिक्यूल जो है ये फ्रीली इनवर्ड और आउटवर्ड जो होते हैं, यानी अक्रॉस द सेल वॉल ट्रांसपोर्ट इजीली हो जाते हैं। जब है सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेमी परमिएबल यानी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर से वही मॉलिक्यूल इनवर्ड या आउटवर्ड मूव करे हैं जो इसके पोर साइज से छोटे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस सेल मेम्ब्रेन है अंदर जो पोर साइज है वो छोटा है और अब बाहर जो मॉलिक्यूल है वो उसका साइज बड़ा है और उसने इनवर्ड जाना है, तो अब वो नहीं ट्रांसपोर्ट होगा, क्यों? उस मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है और जो सेल मेम्ब्रेन में पोर है उसका साइज छोटा है। तो सिर्फ वही मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होते हैं जिनका साइज उस सेल मेम्ब्रेन है अंदर मौजूद पोर साइज है बराबर होता है, तो वही मॉलिक्यूल अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं या फिर आउटसाइड मूव होते हैं। इस तरह ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो प्रोटीन जो है ये 60 to 80% पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन में। लिपिड्स जो है ये 20 to 40% पाई जाती है और जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये स्मॉल क्वांटिटी है अंदर पाया जाता है। और ये प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट की जो परसेंटेज है ये एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का जो ढांचा है वो इस तरह बना हुआ है। तो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है ये डिफरेंट साइंटिस्ट ने प्रपोज किया हुआ है, मुख्तलिफ साइंसदानों ने अपनी राय दी हुई है ये जो सेल मेम्ब्रेन का ढांचा है ये इस तरह बना है, इस तरह बना है। तो अब ये जो सबसे पहले एक मॉडल पेश हुआ उसका नाम था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इस मॉडल की जो डेफिनेशन है, लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन सैंडविच बिटवीन द आउटर लेयर्स ऑफ प्रोटीन, यानी आउटसाइड जो है वो प्रोटीन ही 2 लेयर्स हैं, यानी प्रोटीन बाइलेयर स्ट्रक्चर है और उसके अंदर जो लिपिड्स की लेयर है वो सैंडविच हुई हैं। तो इस तरह ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन, यानी ये 2 मेम्ब्रेन जो रेड कलर में है ये प्रोटीन से बनी हुई हैं और इन दोनों लेयर्स के दरमियान जो लिपिड बाइलेयर है यानी लिपिड्स की भी 2 तह ही हैं और ये इनवर्ड जो है ये प्रोटीन है अंदर है सैंडविच हुई है। जिस तरह आप हर सैंडविच देखें तो ऊपर भी टोस्ट पड़ा होता है स्लाइस और नीचे भी स्लाइस और उसके दरमियान मटेरियल भरा हुआ होता है, तो इसे हम बोलते हैं सैंडविच। इसी तरह लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन जो है ये सैंडविच बिटवीन द प्रोटीन लेयर्स। अब प्रेजेंट इन सेलुलर ऑर्गेनेलिज ये कंसीडर किया जाता था जो सेल है अंदर ऑर्गेनेलिज पाई जाती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडीज। इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है उनकी जो आउटर बाउंड्री है यानी माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, तो इसकी जो मेम्ब्रेन है ये सेम इसी पैटर्न पे बनी हुई है जिस तरह ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है कहा जाता है।
तो इसी तरह अब बाद में जब जैसे जैसे रिसर्च बढ़ती हुई, टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो मजीद जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई उसने इस मॉडल को गलत साबित कर दिया, वो इसे प्रूव करने में नाकाम हुई। तो इस तरह बाद में फिर एक और मॉडल पेश किया जिसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोला जाता है। ये वाइडली एक्सेप्टेड है, यानी ये अब जो हम मॉडर्न कंसीडर करते हैं या हम जो जिस पे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हमारे जहन में आता है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के हिसाब से जो सेल मेम्ब्रेन होती है एसिमेट्रिकली होती है। एसिमेट्रिकली है मतलब ये आइडेंटिकल नहीं होती, यानी ये हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बनाया हुआ है तो ये भी लिपिड ही लेयर है, ये भी लिपिड ही लेयर है, तो ये लिपिड बाई लेयर मेम्ब्रेन है। तो अब ये लिपिड बाई लेयर यानी इसका ये वाली साइड और ये वाली साइड ये दोनों आपस में आइडेंटिकल नहीं है, यानी ये वेरी करती हैं शेप में। तो इस वजह से हमने नाम दिया हुआ है ये, यानी सेल मेम्ब्रेन जो है ये एसिमेट्रिकल मेम्ब्रेन है। इसे 1972 में एस.जे. सिल्वर और गार्थ निकोलसन ने डिस्कवर किया था। ये दोनों एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, ईयर और साइंटिस्ट। और ये भी पूछा जाता है अब जो वाइडली एक्सेप्टेड है वो कौन सा मॉडल है, फ्लूइड मोज़ेक या फिर यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इस मॉडल की डेफिनेशन है प्रोटीन लेयर इज नॉट कंटिन्यूअस। जिस तरह यहाँ पे प्रोटीन लेयर कंटिन्यूअस थी, यहाँ पे मुसलसल नहीं है, बट एम्बेडेड इनटू लिपिड बाई लेयर, बल्कि ये प्रोटीन जो है ये एम्बेडेड है, धंसी हुई है इनटू लिपिड बाई लेयर, यानी जो लिपिड्स की दो तहें हैं इनके अंदर जो प्रोटीन है ये धंसी हुई है, एम्बेडेड है इन मोज़ेक लाइक मैनर। जिस तरह हम कोई खाना बनाए, मसलन कस्टर्ड बनाए, उसके बाउल में हम थोड़े थोड़े फासले पर बादामों से सजावट करें, इसी तरह लिपिड बाई लेयर है अंदर प्रोटीन भी जो है वो थोड़े थोड़े फासले पे एम्बेडेड है। जिस तरह कस्टर्ड है बाउल है अंदर बादाम एम्बेडेड होती है थोड़े थोड़े फासले पर। तो इसके बाद पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन वेरी, यानी जो मेम्ब्रेन होती है ये डिफरेंट सेल्स के अंदर है, इनमें प्रोटीन की जो कंसंट्रेशन होती है वो वेरी करती है। इसके बाद थिकनेस जो है सेल मेम्ब्रेन ही वो 7 नैनोमीटर है, यानी इसकी सेल मेम्ब्रेन ही जो थिकनेस है वो 7 नैनोमीटर है। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है सेल मेम्ब्रेन ही थिकनेस कितनी है, 7 नैनोमीटर। और ये जो प्रोटीन एम्बेडेड होती है इनटू लिपिड बाई लेयर ये फ्लोट करती है। अब लिपिड बाई लेयर जो है ये फ्लूइडिटी होती है, इसमें लिपिड ही जो फ्लूइड शेप होता है। फ्लूइड है मतलब इसमें लिपिड्स में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होती हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होने की वजह से ये फ्लोट करता है लिपिड बाई लेयर्स मेम्ब्रेन। इसमें लिपिड्स यानी फास्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल ये तीनों लिपिड्स हैं, लिपिड बाई लेयर, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड। इसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये फ्लूइड शेप होती है और इसमें फ्लूइडिटी होती है। अलबत्ता ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये इसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है और स्टेबलाइज करता है, यानी इसकी जो जितनी भी फ्लूइडिटी होती है ये उससे स्टेबल करने में रोल प्ले करता है कोलेस्ट्रॉल। तो इस तरह प्रोटीन जो होती है वो इस फ्लूइड के अंदर फ्लोट करती है। अब लिपिड्स जो है ये फास्फोलिपिड्स है। फास्फोलिपिड्स अगर बात करें तो इसके दो हेड होते हैं, दो एंड्स होते हैं, इसमें हाइड्रोफिलिक एंड और हाइड्रोफोबिक एंड। हाइड्रोफिलिक एंड जो होते हैं ये वाटर लविंग होते हैं, ये वाटर के साथ इंटरेक्शन डेवलप करते हैं। जब है हाइड्रोफोबिक जो होते हैं ये वाटर रिपेलेंट होते हैं या वाटर रेजिस्टेंट होते हैं। अब हाइड्रोफोबिक एंड जो है इसमें ये आपके पास फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर बना हुआ है इस तरह हाइड्रो। तो ये जो ऊपर ये वाला जो एंड है ना, ये वाला एंड ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक एंड। हाइड्रोफिलिक एंड जो होता है ये वाटर लविंग होता है
और ये आउटसाइड द इन्वायरमेंट यानी सेल मेम्ब्रेन से बाहर ही जानब जहां पे इन्वायरमेंट होता है। आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन सेल के लिए इन्वायरमेंट ही है, तो आउटसाइड इन्वायरमेंट की तरफ या फिर इनसाइड साइटोप्लाज्म की तरफ ये जो हाइड्रोफिलिक एंड होते हैं ये एक्सपोज हुए होते हैं। यानी ये हाइड्रोफिलिक एंड है तो फास्फेट ग्रुप से बने हुए होते हैं, यहाँ पर फास्फेट ग्रुप मौजूद होता है और ये आउटसाइड इन्वायरमेंट की तरफ एक्सपोज होता है और टुवर्ड साइटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म की तरफ भी इंटरेक्शन डेवलप करता है और इन्वायरमेंट की तरफ भी ये वाला हाइड्रोफिलिक एंड जो है वो एक्सपोज होता है। और ये वाला जो है ये हाइड्रोकार्बन टेल होती है, इसके अलावा ये हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक यानी ये वाटर रिपेलेंट होता है। और ये जो हाइड्रोफोबिक एंड है ये फास्फोलिपिड में ये एक दूसरे की तरफ होते हैं, यानी ये इनवर्ड होती हैं, ये ना तो एनवायरमेंट की तरफ एक्सपोज होते हैं ना ये साइटोप्लाज्म की तरफ एक्सपोज होते हैं। तो यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन है यानी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है हिसाब से सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ये दो लेयर्स हैं, ये फास्फोलिपिड से बनी हुई होती है, तो ये लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है। ये जो रेड कलर में ये शो हो रही है ये और ये प्रोटीन इसके अंदर एम्बेडेड है इन मोज़ेक लाइक मैनर। इसके बाद ये जो ब्लैक कलर में शो हो रहा है ये कोलेस्ट्रॉल है और ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है, यानी बैक्टीरिया, आर्चियोबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये एब्सेंट होता है। अब प्रोटीन के साथ जब भी कार्बोहाइड्रेट अटैच हो जाती है तो इसे हम नाम देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स यानी ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डिफरेंट कैटेगरीज के कंपाउंड से मिलने से बने, यानी ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है मिलने से, ये प्रोटीन है ये कार्बोहाइड्रेट है, तो ये दो डिफरेंट कैटेगरी के मॉलिक्यूल है, जब ये आपस में मिले हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। सेम इसी तरह ये लिपिड्स है और ये साथ में कार्बोहाइड्रेट अटैच है, तो इस तरह ये ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। ये एक्चुअली सेल सरफेस पे जो रिसेप्टर और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने में रोल अदा करते हैं। सेल मेम्ब्रेन है फंक्शन ही बात करें तो हमने कहा सेल मेम्ब्रेन जो है ये प्रोटीन से भी बनी हुई है, लिपिड्स भी पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट्स भी इसमें पाए जाते हैं। तो अब हम बारी बारी इन्हें फंक्शन देखते हैं। लिपिड्स की वजह से जो सेल मेम्ब्रेन होती है उससे क्या फंक्शन है। लिपिड्स में फास्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड्स ये तीनों मिल है सेल मेम्ब्रेन हो जो है वो फ्लूइडिटी देते हैं, यानी उसको फ्लूइड शेप बनाते हैं। कंट्रोल द फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी है सेल मेम्ब्रेन। अब जितनी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अंदर फास्फोलिपिड जो है ये जितना ज्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बना हुआ सेल मेम्ब्रेन जो है उतनी ही मोर फ्लेक्सिबल हो ही, यानी उसमें जो फ्लूइडिटी है वो ज्यादा हो है, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल हो जाएगी। तो इसके बाद जो कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये हमने बात की है यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में ये एब्सेंट होता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये स्टेबलाइज करता है, यानी उसकी जो सेल मेम्ब्रेन ही जो फ्लूइडिटी है उसको स्टेबल करने में मदद देता है। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन में दूसरे नंबर पर प्रोटीन्स आ जाती हैं जो उस फास्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर एम्बेडेड होती हैं। तो ये प्रोटीन जो होती है ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। तो इसमें कैरियर प्रोटीन्स भी होती हैं। सम मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास इजीली थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन से इजीली पास नहीं होते, यानी उन्हें सेल मेम्ब्रेन के अंदर जरूरत भी होती है, यानी साइटोप्लाज्म में उस मॉलिक्यूल ही जरूरत भी होती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन उसे पास होने नहीं देती। तो वो फिर प्रोटीन्स के साथ बाइंड करता है और प्रोटीन फिर उसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है थ्रू
यानी फैसिलिटेटेड यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट है थ्रू उसे इजीली मूव करवाती है। अब यहाँ पर डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मटेरियल होते हैं, यानी कुछ मटेरियल होते हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं, मसलन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ग्लूकोज, या फिर वो मटेरियल जो न्यूट्रल होते हैं। अब जो न्यूट्रल होते हैं या फिर वाटर सोलुबल होते हैं वो मॉलिक्यूल इजीली क्रॉस कर जाते हैं, और वो मॉलिक्यूल जो फास्फोलिपिड यानी लिपिड रिपेलेंट होते हैं वो फिर इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं होते। तो यहाँ पर एंजाइम, सम प्रोटीन्स इन सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज एंजाइम। यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है अंदर कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो एक्ट कर रही होती हैं एज ए एंजाइम। मिसाल के तौर पर एडिनालेट साइक्लोसिस, ये एक प्रोटीन है जो सेल मेम्ब्रेन है अंदर एम्बेडेड होती है और ये एक्ट कर रही है एज ए एंजाइम, यानी ये एटीपी हो साइक्लिक एडेनिन मोनोफॉस्फेट में चेंज करती है। जब सेल आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन है दरमियान, जब सेल सिग्नल होती है तो सेल सिग्नल में बाहर से जो एक सिग्नल आता है जो अदर सेल से आता है वो आप फिर सेल मेम्ब्रेन है रिसेप्टर पे अटैच होता है। रिसेप्टर पे अटैच होने के बाद ये अंदर से एटीपी हो CAMP में चेंज कर देता है। CAMP जो है ये साइटोप्लाज्म है अंदर फिर मैसेज को कन्वे करती है। तो ये सेल मेम्ब्रेन है अंदर जो एंजाइम पाया जाता है। इसके बाद रिसेप्टर, कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो सेल मेम्ब्रेन पे सिग्नल हो रिसेप्ट करने में मदद देती हैं, यानी ये स्पेसिफिक शेप में होती हैं। जब इनकी शेप स्पेसिफिक होती है तो इन्हें साथ वही मॉलिक्यूल अटैच होता है जो इसकी शेप के साथ कंपैटिबल हो या इसकी शेप के साथ अटैच हो। हार्मोन्स जो होते हैं ये ब्लड है अंदर सर्कुलेट करते हैं और ये उसी सेल पे जाके बाइंड करते हैं जहां पर इनका रिसेप्टर मौजूद हो। हर सेल पे इनका रिसेप्टर मौजूद नहीं तो फिर ये हार्मोन ब्लड में जरूर सर्कुलेट करे हैं लेकिन ये टारगेट सेल पे जाके बाइंड नहीं करते। टारगेट सेल पे रिसेप्टर होते हैं इसलिए वहां पे जाके ये बाइंड होते हैं। तो ये प्रोटीन एक्ट एज ए रिसेप्टर। इसके बाद सम प्रोटीन इनेबल करती हैं सेल हो हर फॉरेन पार्टिकल आके अटैच होता है। एंटीजन जो है या बाहर से कोई फॉरेन सेल आके इन्वेड करता है किसी से बॉडी सेल पे तो ये उसे रिकॉग्नाइज करने में मदद देता है। उसके बाद ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स ये पाए जाते हैं, यानी ये प्रोटीन और लिपिड्स के साथ कार्बोहाइड्रेट जब मिलती है तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स बन जाते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं ये एक्ट करते हैं एज ए सेल सरफेस मार्कर, यानी ये बाहर से जब भी सेल टू सेल रिकॉग्नाइज यानी सेल हो रिकॉग्निशन में मदद देते हैं, यानी ये सेल पे एक्ट कर रहे होते हैं सरफेस मार्कर के तौर पर। जब हम किसी भी सेल को डाई करते हैं तो उस दौरान ये सरफेस मार्कर जो होते हैं ये रिस्पॉन्ड करते हैं। रेगुलेशन ऑफ सेल इंटरेक्शन, रेगुलेशन का मतलब होता है सेल जो है ये अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे राबता मेंटेन करता है। तो ये बाय कंट्रोलिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल ये सेल जो है वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन डेवलप करता है। उस ट्रांसपोर्ट में ये ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, या तो ये न्यूट्रिएंट्स बाहर से अंदर मंगवाएगा न्यूट्रिएंट्स। दूसरे नंबर पर ये एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल, और सेल है अंदर जो वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है उसे सेल से एलिमिनेट करवाना भी ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में आता है। इसके बाद सेक्रेट यूजफुल सब्सटेंसेस, और सेल है अंदर जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं और उन्हें जरूरत सेल से बाहर है तो उन्हें भी सेल से बाहर सेक्रेट करवाना जो है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में आएगा। जनरेट आयनिक ग्रेडियंट, सेल मेम्ब्रेन है जो अखरोस जो आयन का ग्रेडियंट बनता है, मसलन जिस तरह हमने नर्वस न्यूरॉन्स में जो सेल मेम्ब्रेन है अखरोस जो सोडियम और पोटाशियम आयन का ग्रेडियंट बनता है तो इस तरह ये जनरेट करवाता है आयनिक ग्रेडियंट।
ताकि न्यूरॉन जो है वो नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में रोल अदा करें। मेंटेन पीएच ऑफ द सेल एंड आयनिक कंसंट्रेशन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। इस तरह ये अपना जो सेल है वो सेल मेम्ब्रेन है थ्रू एनवायरनमेंट के साथ राबता मेंटेन करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में हमने पढ़ा हुआ सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है ये सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है अपने अंदर से पास होने में जो जिनका साइज इससे पोर साइज से छोटा होता है, यानी सेल मेम्ब्रेन है पोर साइज से मॉलिक्यूल का साइज छोटा है तो वो इजीली ट्रांसपोर्ट करेगा, अदरवाइज वो ट्रांसपोर्ट नहीं होता। और ये सेमी परमिएबल है, साथ साथ ये सिलेक्टिवली परमिएबल भी हम बोलते हैं, ताकि ये बाहर जो मॉलिक्यूल होते हैं ये सिलेक्ट कर है इनसाइड मूव करवाती है, क्योंकि उनका जो साइज होता है उस पर डिपेंडेंट होता है। अब वो मॉलिक्यूल जो लिपिड्स सॉल्युबल है वो तो इजीली क्रॉस कर जाए, जो मॉलिक्यूल लिपिड्स सॉल्युबल है वो इजीली क्रॉस कर जाए, और वो मॉलिक्यूल जो स्मॉल इन साइज हो या फिर न्यूट्रल हो वो भी इजीली क्रॉस कर जाए है, क्योंकि इनका साइज जो है वो सेल मेम्ब्रेन है पोर साइज से छोटा है तो वो इजीली क्रॉस कर जाते हैं। लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल और वो मॉलिक्यूल जिनका साइज स्मॉल हो वो इजीली क्रॉस कर जाएंगे, और वो मॉलिक्यूल जो पोलर हो वो भी इजीली क्रॉस कर जाते हैं। इसके बाद चार्ज पार्टिकल यानी सोडियम आयन या पोटाशियम आयन ये इजीली क्रॉस नहीं करते, तो इन्हें क्रॉस करवाने के लिए ये पहले प्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं और पैसिव ट्रांसपोर्ट है थ्रू ये डिफ्यूजन हर है, यानी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए इसी प्रोटीन के साथ बाइंड करे हैं और ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। अब जब ये प्रोटीन सोडियम और पोटाशियम अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होते हैं तो उससे एक आयनिक ग्रेडियंट जनरेट होता है, जिससे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी हम बोलते हैं। तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या आयनिक ग्रेडियंट जो प्रोड्यूस होता है ये सोडियम पोटाशियम एटीसी वगैरह जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो मॉलिक्यूल जो इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते, फिर उन्हें पैसिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। उम्मीद है मुझे आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अल्लाह हाफिज।